everybody. Today's topic, what we are going to discuss is myasthenia gravis. So basically, from last 3-4 days, we are discussing about peripheral neuropathies. In this peripheral neuropathies, we have already covered your GB syndrome and multiple sclerosis. These two disease condition we have already discussed. Now, third peripheral neuropathy or the last peripheral neuropathy is myasthenia gravis. Okay, what is myasthenia gravis? So, if we can define myasthenia gravis, it is an autoimmune disorder affecting the myoneural junction, which is characterized by varying degrees of weakness of the voluntary muscles. तो basically हमारा जो voluntary muscles होता है उसका coordination कहाँ से होता है? हमारा voluntary functions जो भी होते हैं, वॉलंटरी फंक्शंस जो होते हैं वो होते हैं जिनको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी मर्जी से उनको फंक्शनलाइज कर सकते हैं. तो दे आर नोन एज वॉलंटरी फंक्शंस. तो हमारे वॉलंटरी मसल्स कौन कौन से होते हैं? हमारे जो एक्सट्रीमिटीज होती हैं, जैसे अपर आर्म हो गया, फोर आर्म हो गया, फिर लोअर एक्सट्रीमिटीज हो गया, इनको हमने कभी मूव करना है, कब मूव नहीं करना है, कब स्ट्रेट रहना है, कब उनको पोजीशन चेंज करना है, तो वो हमारी खुद की ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ एंड व्हेन वी आर कन्वर्टिंग और हाउ एंड व्हेन वी आर चेंजिंग द पोजीशन. और दिस इज वॉलंटरी, जस्ट हमारी खुद की मर्जी से चल रहा है. तो व्हाट इज मायस्थीनिया ग्रेविस? इट इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर व्हिच अफेक्ट्स द मायोन्यूरल जंक्शन. So what is myoneural junction now? So myoneural junction or a neuromuscular junction. So name itself denotes कि neuromuscular junction, or we can say it as a myoneural junction, is a chemical synapse between a motor neuron and a muscle fiber. तो समझ आया myoneural junction क्या होता है? वेयर इट इज अ केमिकल सिनेप्स. मतलब आपने ऑलरेडी न्यूरॉन पढ़ा है, न्यूरॉन की एंडिंग पढ़ी है आपने कि जब न्यूरॉन एंड होते हैं तो वो एक सिनेप्सिस होता है. तो दैट इज अ केमिकल सिनेप्स बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन. मोटर न्यूरॉन मींस द न्यूरॉन्स व्हिच आर एबल टू फंक्शन आर मोटर एक्टिविटीज, जैसे हैंड मूवमेंट हो गया, फ्लेक्शन हो गया, एक्सटेंशन हो गया, रोटेशन हो गया, मूवमेंट हो गया, फिर ईटिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, विजुअलाइजिंग हो गया. ये हमारे जो फंक्शंस हैं, बेसिकली नॉर्मल फंक्शंस हैं ये हमारे. फिर ये मोटर न्यूरॉन्स और मसल फाइबर्स की जहां पर सिनेप्सिस होती है और जहां पर ये दोनों जुड़ते हैं, जॉइंट करते हैं, यानी कि एंड ऑफ द मसल एंड स्टार्टिंग ऑफ द न्यूरॉन. एंड ऑफ द मसल एंड स्टार्टिंग ऑफ द न्यूरॉन इज नोन एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. जहां पर हमारे मस्कुलर मसल्स का फाइबर एंड होता है और न्यूरॉन्स का फाइबर स्टार्ट होता है, दैट इज नोन एज हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. तो मायस्थेनिया ग्रेविस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से होता है, विच अफेक्ट्स द मायोन्यूरल जंक्शन. अब मायोन्यूरल जंक्शन अफेक्टेड है तो क्या होगा? मसल कोऑर्डिनेशन वीक होगा. क्यों? क्योंकि हमारे मसल्स क्या करते हैं? बॉडी के फंक्शंस को नॉर्मलाइज करके रखते हैं और न्यूरॉन्स क्या करते हैं? उनको ऑर्डर प्रोवाइड करते हैं. जैसे सपोज आपको हाथ में चोट लग गई, किसी भी तरीके से इंजरी हो गई, इंजरी होने के बाद आपको पेन फील होता है. वो पेन कैसे फील हो रहा है? क्यों फील हो रहा है? क्योंकि नर्वस सिस्टम इज ट्रांसमिटिंग द मैसेज फ्रॉम द एरिया ऑफ इंजरी टू द ब्रेन, एंड फ्रॉम द ब्रेन द रिस्पॉन्स इज कमिंग टू द एरिया ऑफ द इंजरी. जहां इंजरी हुआ है वहां से मैसेज ब्रेन तक जा रहा है और ब्रेन से वापस उसका रिस्पॉन्स हमारे इंजरी एरिया तक आ रहा है. तो ये रिस्पॉन्स जो होता है ये पेन होता है, ये रिस्पॉन्स पेन है. तो ये क्या काम कर रहे हैं? हमारे न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स क्या काम करते हैं? इट टेक्स द मैसेज फ्रॉम वन एरिया टू द ब्रेन एंड टेक्स द रिस्पॉन्स फ्रॉम द ब्रेन टू द इंजर्ड एरिया. तो ये न्यूरॉन्स का काम होता है. एंड इफ देयर इज डिक्रीज्ड production of the neurons or decreased impulses in the neurons and muscle coordination, it will leads to weakness of the voluntary muscles, जो हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस को मेंटेन करता है या हमारी बॉडी को मूव करने के लिए हेल्प करता है. वॉलंटरी मसल्स उनके वीकनेस में कैरेक्टराइज करता है. तो मायस्थीनिया ग्रेविस इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर which affects the nerve and muscle coordination, which characterized by decrease in the weakness of the voluntary muscles. So this is known as your MG or myasthenia gravis. Now
The causative factors are unknown. That means the myasthenia gravis is idiopathic, but most of the time the disorder may have genetic link. So autoimmunity is most of the time it is not acquired. Autoimmunity acquired नहीं होती है. Most of the time it is due to genetic. So the causes of MG is unknown or idiopathic, but sometimes it is related to the family history or genetical history. Okay, so next is your next risk factors. So etiology is unknown, but some of the disease condition which may aggravate myasthenia gravis are, so it includes female gender above age 40 years, male gender above age 60 years, and over or other autoimmune disorders. Other autoimmune disorders. ना ये तीन चीजें हैं जो हमारे बॉडी के अंदर या किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर मायोस्थीनिया ग्रेविस जो है वो स्टिमुलेट कर सकती है. क्या क्या? फीमेल जेंडर whose age is 40 years and above 40 years, male gender 60 years or above 60 years, and other autoimmune disorders. इनकी ये रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, इनकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है. अब फैक्टर्स विच कैन वर्सन मायस्थीनिया ग्रेविस, वो क्या क्या चीजें हैं जिनकी वजह से अगर किसी इंडिविजुअल को ऑलरेडी मायस्थीनिया ग्रेविस है तो और वो कौन सी चीजें हैं जो उसको और ज्यादा बढ़ा सकते हैं. मतलब एक तो चीज है कि बॉडी ऑलरेडी सफर कर रही है, body is already suffering with some kind of disease condition, and there are some other cheezein or there are some other problems which can again aggravate the thing or again aggravate the disease condition. Just for an example, fatigue. ऑलरेडी बॉडी का मसल कोऑर्डिनेशन डिक्रीज है, मसल कोऑर्डिनेशन डिक्रीज होने की वजह से चलने फिरने में प्रॉब्लम हो रही है, मूव करने में प्रॉब्लम हो रही है, उठने बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, स्पीकिंग में प्रॉब्लम है, या स्वॉलोइंग में प्रॉब्लम है. फिर बॉडी के अंदर अगर आप ज्यादा काम कर रहे हो या जितना भी आपका बॉडी काम कर रहा है उसमें भी आप काम करे जा रहे हो तो क्या होगा? बॉडी में वीकनेस आएगा, एंड वीकनेस फर्दर विल इंक्रीज द कंडीशन ऑफ मायस्थीनिया ग्रेविस. So that is known as fatigue. Then illnesses. Myasthenia gravis itself is a disease condition. Again, some other disease condition is causing in the body. It will aggravate the myasthenia gravis and its symptoms. So fatigue हो गया, illness हो गया, stress हो गया, extreme heat हो गया, then some kind of medications like beta blockers हो गया या calcium channel blockers हैं या other type of antibiotics हैं like penicillin हो गया, erythromycin हो गया, जेंटामाइसिन हो गया. दीज आर सम काइंड ऑफ एंटीबायोटिक्स. तो इन सब की वजह से जो मायस्थीनिया ग्रेविस है उसके जो सिम्टम्स हैं और उसका जो डिजीज कंडीशन है वो प्रोग्रेस करेगा एक्सेसिवली एंड इट विल वर्सन द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मायस्थीनिया ग्रेविस. क्या क्या चीजें हैं? फटीग, इलनेस, स्ट्रेस, एक्सट्रीम हीट, एंड some kind of medications like beta blockers, calcium channel blockers, and antibiotics. Then comes to the sign and symptoms. तो sign and symptoms में सब most of the time सबसे important symptoms होता है diplopia and ptosis. Diplopia का मतलब क्या होता है? Double vision. जो myasthenia gravis का patient होता है they will be having a single object but visualizing is as a two. यानी कि डबल विजन होगा. एंड टोसिस मीन्स ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड्स, ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड्स. क्योंकि हमारे जो आईलिड्स हैं वो समटाइम्स वॉलंटरी होते हैं, नॉट समटाइम्स, एवरी टाइम वॉलंटरी होते हैं. हम थोड़ी देर तक हम अपने आईज को ब्लिंक करने से रोक सकते हैं, बट उसके बाद में वो स्ट्रेसफुल हो जाती है, थक जाती है, तो उसको हमने फिर ब्लिंक करना ही पड़ता है. बट वी कैन स्टॉप द आई ब्लिंकिंग फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम. तो टोसिस का मतलब होता है ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड्स, क्योंकि मसल कोऑर्डिनेशन वीक हो गया. अब जब मसल कोऑर्डिनेशन वीक हो रहा है तो आप कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी आईलिड्स जो वो ड्रूप हो रही हैं. तो दैट टोसिस मींस ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड्स. तो डिप्लोपिया होगा पेशेंट को, टोसिस होगा, देन वीकनेस ऑफ द मसल्स ऑफ द फेस एंड थ्रोट, जिसकी वजह से पेशेंट वोंट बी एबल टू स्पीक प्रॉपर्ली, पेशेंट वोंट बी एबल टू स्वॉलो प्रॉपर्ली, ड्रिंकिंग प्रॉब्लम होगी, फूड इनटेक में प्रॉब्लम होगी, which will leads to generalized weakness. कोई भी इंडिविजुअल, अब सपोज आप भी लोग हो, गुस्सा हो किसी चीज को लेकर, आपको मम्मी ने डांट दिया, पापा ने डांट दिया, टीचर ने डांट दिया क्लास में, और आजकल बच्चे क्या है ना, वो ईगो पे ले जाते हैं थोड़ा सा. मुझे सबके सामने डांटा, फाइन, मैं टीचर को तो कुछ नहीं कह सकता, मैं खाना ही नहीं खाऊंगा. तो ये थोड़ा सा होता है आजकल है. तो जब भी आप गुस्सा हो, गुस्से में आप खाना नहीं खाते, थोड़ी देर बाद लगने लगता है अरे यार वीकनेस हो रही है, खाना खा ही लेना चाहिए था, बॉडी में शुगर लेवल कम हो रहा है,
चक्कर आ रहे हैं, डिजीनेस हो रहा है, तो ये जनरलाइज वीकनेस। तो पेशेंट विल बी हैविंग वीकनेस ऑफ द मसल्स ऑफ द फेस एंड थ्रोट, जिसकी वजह से दे वोंट बी एबल टू eat properly, they won't be able to drink properly, they won't be able to speak properly. So that will leads to generalized weakness, and weakness of the facial muscle will in results in bland facial expressions. Bland facial expressions मतलब पेशेंट को, आप जब आप हंसते हो तो आपके फेस पे स्माइल आ जाती है, गुस्सा होते हो तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, आईज मूवमेंट चेंज हो जाती हैं, फिर जब आप क्राई करते हो, रोते हो, तब आपके फेशियल मूवमेंट्स चेंज हो जाते हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि योर फेशियल मसल्स आर कोऑर्डिनेटिंग विद ईच अदर वेरी प्रॉपरली, बट इन अ पेशेंट ऑफ मायस्थीनिया ग्रेविस द मसल कोऑर्डिनेशन डिक्रीजेस, व्हिच लीड्स टू डिक्रीज्ड इन फेशियल एक्सप्रेशंस। यानी कि जो भी पेशेंट को कंडीशंस हो रही हैं, ग्रीफ है, सोरो है, हैप्पीनेस है, फिर एंगर है, एंजाइटी है, कुछ भी है, पेशेंट वोंट बी एबल टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स, ना तो वो एक्सप्रेस कर पाएंगे, ना ही उनके फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज होंगे। सो वीकनेस ऑफ द मसल्स ऑफ फेस लीड्स टू generalized weakness because they can't able to eat, they can't able to speak properly, and due to decreased facial muscle expansion or decreased facial muscle relaxation, there will be decreased facial expressions. देन लैरिंजियल इरिटेशन में कॉज वॉइस इम्पेयरमेंट। क्यों? क्योंकि पेशेंट को जो थ्रोट के मसल्स हैं उनमें भी वीकनेस हो रही है, तो लैरिंजियल इरिटेशन होगा पेशेंट को। जब लैरिंजियल इरिटेशन होगा तो हमारे लैरिंग्स क्या काम करते हैं? एक्ट एज ए वोकल फोकल, जो हमारे वॉइस होते हैं उसको स्टिमुलेट करते हैं, तो वोकल कॉर्ड्स का काम करते हैं हमारे लैरिंग्स जो है। तो इफ देयर इज डिक्रीज इन द मसल्स ऑफ द वोकल कॉर्ड और लैरिंजियल इरिटेशन होगा तो पेशेंट का वॉइस इम्पेयरमेंट होगा, फिर डायफोरेसिस होगा, एंड इंक्रीज द पेशेंट्स रिस्क फॉर चोकिंग एंड एस्पिरेशन। चोकिंग भी हो सकता है क्योंकि मसल इम्पेयरमेंट है, तो मसल जैसे आईलिड का ड्रूपिंग हो रहा है, मसल कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया है, खत्म होने की वजह से आई ड्रूपिंग हो रहा है, लिड ड्रूपिंग हो रहा है, लिड ड्रूपिंग की वजह से पेशेंट का विजन एक आई में चला गया है, एक आई में रह गया है, तो क्या होगा? पेशेंट को या तो हाफ दिखाई देगा, विजन इम्पेयरमेंट होंगे, डबल विजन होगा, या पेशेंट को बिल्कुल भी विजुअलाइजेशन नहीं होगा। उसी तरीके से अगर जो थ्रोट के मसल्स हैं, थ्रोट के मसल्स अगर वीक हो जाएंगे तो क्या होगा? वो अपने आप ही ड्रूप होना शुरू हो जाएंगे। जब ड्रूपिंग होगा तो इट कैन लीड्स टू चोकिंग एंड एस्पिरेशन। चोकिंग हो जाएगा, चोकिंग की वजह से पेशेंट कैन बी डाई ऑल्सो। तो दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स। देन आएगा आपका जनरलाइज्ड वीकनेस ऑफ द एक्सट्रीमिटीज एंड द इंटरकोस्टल मसल रिजल्टिंग इन डिक्रीज्ड रेस्पिरेटरी कैपेसिटी एंड वाइटल कैपेसिटी। इसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स होंगे। इंटरकोस्टल मसल डैमेज हो जाएगा, इंटरकोस्टल मसल रिलैक्सेशन नहीं होगा प्रॉपरली, एक्सपेंशन नहीं होगा, रिलैक्सेशन नहीं होगा, तो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन नहीं होगा, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से पेशेंट को हाइपोवेंटिलेशन हो जाएगा, डिस्निया होगा पेशेंट को, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होंगे, ब्रेडिपनिया होगा पेशेंट को, जिसकी वजह से पेशेंट का लंग वाइटल कैपेसिटी भी डिक्रीज हो जाएगा। एंड व्हेन देयर इज डिक्रीज लंग वाइटल कैपेसिटी, देयर विल बी डिक्रीज्ड ऑक्सीजन सप्लाई टू द body parts. Then myasthenia gravis is purely a motor disorder with no effects on the sensation and coordination. Muscle coordination proper रहेगा, muscle weakness हो जाएगा। coordination तो है, कैसे चलना है, कैसे जाना है, कैसे बैठना है, कैसे लेटना है, उसका सेंस पेशेंट को होगा कि किस तरीके से हमने चलना होता है, क्या क्या पेसिंग है। बट व्हेन पेशेंट इज वॉकिंग तो उनके मसल्स साथ नहीं देंगे, मतलब मसल वीकनेस है, पेन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज माइस्थीनिया ग्रेविस। इट इज बेसिकली इट इज नॉट सेंसरी, myasthenia gravis is not sensory, but it is a total muscular or total motor disorder. सेंसरी में क्या होता है? सेंसरी में आपकी बॉडी में नमनेस होनी शुरू हो जाएगी, टिंगलिंग सेंसेशन शुरू हो जाएगी, आप किसी चीज को टच करोगे तो उसका फील ही नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या चीज टच कर रहे हो, वो सॉफ्ट है, हार्ड है, टेंडर है, वाटर है, स्लाइमी है, रफ है, ड्राई है, वार्म है, कोल्ड है, क्या है, वो सेंसेशन ही पता नहीं चलेगा। दैट इज सेंसरी। बट मोटर मीन्स आपको मालूम है, आप टच कर रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि दैट इज अ पेपर, दैट इज अ ब्लैंक शीट, और आपको मालूम हो रहा है कि दैट इज हॉट एंड कोल्ड, सॉफ्ट है, हार्ड है, रिजिड है,
फ्लेक्सिबल है, स्लाइमी है, वाटर है, वार्म है, मिल्क है, वट एवर इट इज, आपको वो पता चल रहा है कि ये है. बट व्हेन यू आर ट्राइंग टू होल्ड द थिंग, सपोज आपके सामने ग्लास है, आपको मालूम है, आप टच करने पर पता कर सकते हो कि इसके अंदर कोई गर्म चीज है, कोई ठंडी चीज है, ये स्टील है या ये मिट्टी का बना हुआ है या ये किसी और मेटल का बना हुआ है. यू कैन आइडेंटिफाई दैट वेरी इजीली. But when you are trying to hold that glass, the patient won't be able to hold it because muscle weakness is there. Muscle weakness is there. So that is myasthenia gravis. So myasthenia gravis is purely a motor disorder with no effect on the sensation and coordination. ठीक है? Okay. So next आएगा आपका diagnostic evaluation. अभी क्या किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि पेशेंट को माइस्थीनिया ग्रेविस हुआ है. तो फर्स्ट इज योर हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड अदर टेस्ट. तो हिस्ट्री कलेक्शन में यू हैव टू टेक प्रॉपर हिस्ट्री. वो मैं आपको बार बार बताती हूँ कि क्या क्या करना है. पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, डाइटरी हिस्ट्री, मेडिसिनल हिस्ट्री, एलर्जिक हिस्ट्री, फूड एलर्जीज, ड्रग एलर्जीज, अदर एलर्जीज. These all things comes under your history collection. Then आता है आपका physical examination. तो physical examination में आप पेशेंट का नर्व फंक्शन टेस्ट करोगे, नर्व कंडक्शन टेस्ट करोगे, ये टेस्टिंग में आ जाएगा. पहले कोऑर्डिनेशन चेक करोगे, मसल ओरिएंटेशन चेक करोगे, पेशेंट का मसल वीकनेस का ग्रेड चेक करोगे. ये सब आएगा आपका फिजिकल एग्जामिनेशन में. Then comes to the एड्रोफोनियम टेस्ट. EDROPHONIUM, एड्रोफोनियम टेस्ट. ये मैं नोट्स आपको ऑलरेडी भेज चुकी हूँ ना. हेलो, मैंने नोट्स आपको ऑलरेडी भेजे हैं ना माइस्थीनिया ग्रेविस के. ओके. Okay, so edrophonium test is a type of test in which injection of chemical edrophonium may result in a sudden, although it is temporary, but improvement in the muscle strength. तो क्या करते हैं, केमिकल जो एड्रोफोनियम है उसको इंजेक्ट करते हैं इन द मसल्स, which results in sudden improvement in the muscle strength. तो जैसे ही मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा वैसे ही पेशेंट का मसल मूवमेंट नॉर्मल हो जाएगा. बट इट इज टेम्परेरी. ये टेम्परेरी इसलिए होता है क्योंकि जस्ट चेक करना है कि आपने पेशेंट को सपोज बोला कि आप पेशेंट के सामने रख दोगे ये पेंसिल है, अब आप इसको पिक करके दिखाओ, अब आप इसको उठाओ. तो पेशेंट धीरे धीरे पेंसिल तक पहुंचेगा, फिर उसको पिक करने की कोशिश करेगा, तो मसल्स जो है वो वीक है, पेशेंट उसको उठा नहीं पाएगा. फिर आपने पेशेंट को एड्रोफोनियम इंजेक्ट कर दिया, पेशेंट की बॉडी में एड्रोफोनियम इंजेक्ट करने के बाद आप पेशेंट को बोलोगे अभी आप पेंसिल उठाओ, तो वो अपनी नॉर्मल स्पीड में जाएगा और पेंसिल उठाएगा और डॉक्टर को बोलेगा कि ये लीजिए मैंने आपकी पेंसिल उठा दी है. उसके बाद थोड़ी देर के बाद में उसका जो मसल वीकनेस था वो नॉर्मल होता चला जाएगा और फिर धीरे धीरे उसका जो मेडिसिन का असर था वो खत्म हो जाएगा और पेशेंट फिर से उसी कंडीशन में आ जाएगा. तो ये टेस्ट इसलिए किया जाता है कि जब आपने पहले पेशेंट को, ये प्री एंड पोस्ट टेस्ट होता है. जैसे आप रिसर्च करते हैं ना, जैसे हम रिसर्च करते हैं उसमें प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट होता है किसी भी चीज का. कि सपोज आपको किसी को पढ़ाना है, जैसे जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने क्लास शुरू करने से पहले आपसे पूछती हूँ नॉर्मली कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, ये क्या होता है, कैसे होता है. या जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आज हमने माइस्थीनिया ग्रेविस पढ़ना है, तो मैं आप लोगों से पूछूंगी या मैंने आप लोगों से पूछा कि अच्छा आज हम माइस्थीनिया ग्रेविस पढ़ेंगे, तो आप में से किसी को क्या पता है कि माइस्थीनिया ग्रेविस क्या होता है. तो दिस इज प्री टेस्ट. मैं आपकी माइस्थीनिया ग्रेविस पढ़ाने से पहले ये नॉलेज चेक कर रही हूँ कि आप लोगों को माइस्थीनिया ग्रेविस के बारे में कितना पता है या नहीं पता है. तो दैट इज प्री टेस्ट. उसके बाद में मैं आपको पूरा टॉपिक पढ़ा दूंगी, उसके बाद फिर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी. ओके, नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस माइस्थीनिया ग्रेविस. अब मुझे बताओ, एक एक बच्चे को पूछूंगी. ओके, मुकुल आप मुझे बताओ डेफिनेशन क्या होती है, सोनम आप मुझे बताओ इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, फिर पल्लवी आप मुझे बताओ इसकी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, किरण आप मुझे बताओ कि इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस का. तो दैट इज नोन एज पोस्ट टेस्ट, यानी कि before the implementation of anything and after the implementation of the lecture. सेम यही हम पेशेंट के साथ भी कर रहे हैं. पेशेंट को एड्रोफोनियम देने से पहले उसको बोलेंगे ये चीज है, ये पेंसिल है, आप उसको पिक करके दिखाओ.
तो पेशेंट धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे उसको पिक करने की कोशिश करेगा, तो शायद पिक नहीं होगी, या फिर हो जाएगी तो बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगी। तो आपने चेक कर लिया कि ओके पेशेंट अपनी कंडीशन प्रॉपर, उसकी कंडीशन मसल मूवमेंट उसके ठीक से नहीं है। फिर उसके बाद में आप पेशेंट को केमिकल एड्रोफोनियम इंजेक्ट कर दोगे। फिर आप पेशेंट को बोलोगे अच्छा अभी ये पेंसिल उठाओ, तो पेशेंट आएगा, पेंसिल उठाएगा और बोलेगा सर ये लीजिए आपकी पेंसिल। तो दैट इज पोस्ट टेस्ट। तो एड्रोफोनियम टेस्ट इज नोन एज द इंजेक्शन ऑफ केमिकल एड्रोफोनियम मे बी रिजल्टेड इन सडन ऑल्दो टेम्परेरी, वो टेम्परेरी होगा क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ पेशेंट का किस लेवल का माइस्थीनिया ग्रेविस है वो चेक करना है। तो दैट इज नोन एज योर एंडोफोर्नियम टेस्ट। नेक्स्ट आएगा आपका ब्लड एनालिसिस। ब्लड एनालिसिस में रिवील्स द प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल एंटीबॉडीज बिकॉज माइस्थीनिया ग्रेविस इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में क्या होता है, व्हेन आवर own body's antibody or our own body's immune system is acting against our cells only, that is known as autoimmune disorder. So when you are doing blood analysis, the blood may results in, or the blood may reveals the presence of abnormal production of antibodies that will disrupting the receptor sites, or that will disrupting the muscular synapses with the motor nerves. So that is your blood analysis. तो आपको समझ आ गया एंटीबॉडीज का फंक्शन क्या होता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। Autoimmune disorders are the disorders which causes in which our own immune system is acting against our own body cells. तो वो होता है autoimmunity और autoimmune disorders। तो ब्लड एनालिसिस जब आप करोगे तो ब्लड एनालिसिस में आपकी बॉडी के अंदर एबनॉर्मल एंटीबॉडी प्रोडक्शन मिलेगा जिसकी वजह से नर्व इम्पल्सेस डैमेज हो रहे हैं। ओके उसके बाद हम करेंगे नर्व स्टिमुलेशन टेस्ट, देन पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट इसलिए करेंगे क्योंकि पेशेंट को हाइपोवेंटिलेशन हो रहा है। हाइपोवेंटिलेशन की वजह से पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड इम्बैलेंस होगा जिसकी वजह से पेशेंट को हाइपोकैप्निया हो सकता है, हाइपरकैप्निया हो सकता है, पेशेंट को ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो सकता है या इंटॉक्सिकेशन हो सकता है, ऑक्सीजन इनसफिशिएंसी होगा पेशेंट को। तो ये सब चीजें वाइटल कैपेसिटी, लंग कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम्स चेक करने के लिए वी हैव टू परफॉर्म पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट एंड रिपीटेटिव नर्व स्टिमुलेशन टेस्ट। ये सब हमने पेशेंट को मेडिकल मैनेजमेंट में करना है। तो मेडिकल मैनेजमेंट में बेसिकली मेडिकल मैनेजमेंट, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या क्या करना है, फर्स्ट हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, देन एड्रोफोनियम टेस्ट, देन ब्लड एनालिसिस, देन आपने करना है रिपीटेटिव नर्व स्टिमुलेशन, देन पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। तो दीज आर द 6 टाइप ऑफ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। फिर उसके बाद आता है आपका मेडिकल मैनेजमेंट। अभी मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करना है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रोवाइड करने हैं, कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स प्रोवाइड करने हैं एंड इम्यूनोसप्रेसेंट्स प्रोवाइड करने हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट्स या तो इम्यूनोसप्रेसेंट्स दे सकते हैं जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम एक्सेसिवली एग्रीगेट हो रहा है उसको हमने डिक्रीज डाउन करना है, यानी कि हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, उसको डिक्रीज डाउन करना है। या फिर हमने प्लाज्मा फेरेसिस करना है। प्लाज्मा फेरेसिस इज अ इन्वेजिव procedure in which plasma is getting separated from the normal blood cell count। जो हमारी ब्लड सेल्स होती है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, क्योंकि प्लाज्मा के अंदर रहती है वो, तो प्लाज्मा फेरेसिस में क्या करते हैं, प्लाज्मा को अलग कर देते हैं और ब्लड सेल्स को अलग करके वापस बॉडी के अंदर डाल देते हैं। अब प्लाज्मा अलग क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी जितनी भी एंटीबॉडीज होती हैं, आईजीएम, आईजीजी, आईजीए, जो भी एंटीबॉडीज होती हैं वो हमारी प्लाज्मा के अंदर होती हैं, तो इसीलिए हम प्लाज्मा ही बाहर निकाल लेते हैं। प्लाज्मा बाहर निकाल के नॉर्मल अमाउंट ऑफ प्लाज्मा अंदर छोड़ देते हैं, बाकी जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्लाज्मा है उसको बाहर निकाल देते हैं, एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो दैट इज नोन एज योर प्लाज्मा फेरेसिस। ओके सो डाइटरी मैनेजमेंट इंक्लूड, नाउ कम्स टू द डाइटरी मैनेजमेंट। डाइटरी मैनेजमेंट में क्या करते हैं, रिड्यूस प्रोटीन इनटेक टू 10% ऑफ द टोटल कैलोरीज। जितनी भी टोटल कैलोरीज एक इंडिविजुअल को चाहिए दिन में, जैसे अगर नॉर्मल फीमेल है 30 to 40 इयर्स की फीमेल है, उसको 23 to 3000 किलो कैलोरीज पर डे चाहिए। तो जितनी कैलोरीज हैं हम उसको 20% प्रोटीन लेते हैं। 20% प्रोटीन की जगह नाउ यू हैव टू रिड्यूस डाउन द प्रोटीन टू ओनली 10% ऑफ द टोटल कैलोरीज। तो अगर किसी पेशेंट को 2400 किलो कैलोरीज चल रही हैं
और उसका सिर्फ और सिर्फ 10% लेना है, तो क्या होगा, कितना कितना अमाउंट लेना है, ओनली 240 ग्राम्स प्रोटीन इनटेक करना है पर डे। फाइन। देन एलिमिनेट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, जो भी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, क्योंकि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, तो सब्सटीट्यूट विद अदर कैल्शियम सोर्सेज, जैसे कैल्शियम का मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को बैन करके कैल्शियम सोर्सेज और कैल्शियम सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। ईट मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनका इंटेक ज्यादा करना है। देन एलिमिनेट पॉली अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स, फिर वेजिटेबल शॉर्टनिंग करना है, फ्रूट्स लेना है ज्यादा, फैटी एसिड्स कम करने हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज करना है, जिंजर वाटर लेना है, तो ये सब हमारे डाइटरी मैनेजमेंट में आएगा। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या क्या आएगा, तो पेशेंट को इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न हो रहा था, या पेशेंट को डिक्रीज हो रहा था, डिस्निया हो रहा था, पेशेंट को ब्रेडिपनिया हो रहा था, पेशेंट को डीप ब्रीदिंग हो रहा था, इसलिए अभी पेशेंट को चेस्ट फिजियोथेरेपी देना है। चेस्ट फिजियोथेरेपी देने के बाद में पेशेंट को फाउलर्स पोजीशन मेंटेन करना है, फाउलर्स पोजीशन देना है या सेमी फाउलर्स पोजीशन देना है। इससे क्या होगा कि पेशेंट का जो भी वेंटिलेटरी प्रॉब्लम है वो कूल डाउन हो जाएगा, या फिर वो समटाइम्स नॉर्मलाइज हो जाएगा। और अगर ये सारे मेजर्स करने के बाद भी पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल नहीं हो रहा है, तो यू हैव टू प्रोवाइड सप्लीमेंटल ऑक्सीजनेशन। फिर पेशेंट का वर्बल कम्युनिकेशन डिक्रीज डाउन हो रहा था, क्योंकि जो थ्रोट मसल्स हैं वो उनका फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से वर्बल कम्युनिकेशन पेशेंट का एबनॉर्मल हो रहा था। तो पेशेंट को क्या कराना है, स्पीच थेरेपी कराना है, पेशेंट को स्पीच थेरेपी कराना है, कोऑर्डिनेटेड थेरेपीज कराना है, ग्रुप थेरेपीज कराना है पेशेंट को। फिर पेशेंट का फिजिकल मोबिलिटी इम्पेयर्ड हो रहा था, वो चल नहीं पा रहे थे अच्छे तरीके से, मूव नहीं कर पा रहे थे, लेट नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं अच्छे तरीके से, तो क्या करना है, पेशेंट को फिजिकल फिजियोथेरेपी कराना है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराना है। तो ये सब आएगा आपका मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर। इनपुट एंड आउटपुट चार्टिंग करना है, ब्लड प्रेशर मेंटेनिंग करना है, वाइटल साइंस मेंटेन करना है, तो ये सब आपका मेडिकल मैनेजमेंट में आएगा। तो माइस्थीनिया ग्रेविस समझ आ गया, समझ आ गया माइस्थीनिया ग्रेविस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड माइस्थीनिया ग्रेविस टुडे। तो आपके पेरिफेरल न्यूरोपैथीज कंप्लीट हो गए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस मैंने करा दिया, जीबी सिंड्रोम करा दिया, एंड माइस्थीनिया ग्रेविस करा दिया। नाउ आपके आते हैं डीजनरेटिव डिजीज कंडीशंस। तो डीजनरेटिव डिजीज कंडीशंस में आपके 4 डिजीज कंडीशंस हैं, जो आई थिंक ऑलरेडी आपके साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में हो गए होंगे। आपके अल्जाइमर्स आएगा, डेलीरियम आएगा, डिमेंशिया आएगा, एंड पार्किंसंस डिजीज आएगा। तो ये चारों आते हैं आपके डीजनरेटिव न्यूरोलॉजिकल डिजीज कंडीशंस। तो क्या क्या है आपके, डेलीरियम, डिमेंशिया और अल्जाइमर्स एंड पार्किंसंस, ये 4 डिजीज कंडीशन है। तो इनमें से डेलीरियम मैं आपको अभी करा देती हूँ, ठीक है, एक सेकेंड प्लीज। ओके, सो मूविंग ऑन डेलीरियम जस्ट फॉर 2 मिनट्स, क्योंकि आपने अभी थोड़ी हेक्टिक डिजीज कंडीशन पढ़ी है माइस्थीनिया ग्रेविस। जस्ट डू अ छोटा सा एक्सरसाइज, जहां पर भी आप बैठे हो, या टेबल चेयर है बेड पे, जहां पर भी आप बैठे हो, नीचे उतरो 2 सेकेंड्स के लिए, उतर के जस्ट एक बार जंपिंग कर लो 2 मिनट, तो आपका जो स्लीपी ब्रेन है वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा। फटाफट, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी कर लो फटाफट से। कर भी रहे हो या ऐसी गोल मार रहे हो? हो गया सबका रिलैक्सेशन? Yes, ma'am. ओके, एक्टिव हो नाउ या स्लीपी फील हो रहा है अभी भी? Ma'am, active है ma'am. एक्टिव हो, लग नहीं रहा वैसे वॉइस से, बट चलो अगर Yes, पानी ma'am. पीने जाना हो तो फटाफट से पी के आ जाओ, नहीं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। Ma'am, start कर दो. ओके 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 फाइन। ओके, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग delirium. So before starting delirium, I want to ask you something. What is cognition? Cognition क्या होता है? Cognitive functions. क्योंकि आपने ऑलरेडी ये साइकेट्री में पढ़ लिया है, तो जस्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट delirium. Cognitive functions क्या होते हैं? ओके चलो, आई टेल यू.
So cognition includes a number of specific functions such as acquisition and use of language, the ability to orientate in time and space, and the ability to learn and solve the problem. So that is known as your cognitive functions or cognition. क्या क्या? Acquisition, यानी कि आप क्या चीज एक्वायर करते हो, कैसे एक्वायर करते हो, और जो चीज आपने एक्वायर की है उसका अपनी लैंग्वेज में कैसे यूज करते हो. द एबिलिटी ऑफ योर्स टू गेट ओरिएंटेड टुवर्ड्स टाइम, पर्सन, प्लेस. द एबिलिटी टू लर्न एनीथिंग, वो लैंग्वेज हो सकता है, वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो आपका ग्रामर हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, कोई भी एक्सेंट हो सकता है. एंड योर एबिलिटी टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, वो आपके लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो आपके स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. द सॉल्विंग the solutions you are giving is known as cognition or cognitive functions. So basically what are the things it includes? Cognitive functions includes your judgment, how you are judging any type of problem, any individual, any situation. तो just for an example, अभी जुलाई में आप सब लोगों के एग्जाम्स हैं, फाइनल एग्जाम्स हैं, तो दैट इज अ सिचुएशन, दैट इज अ सिचुएशन. नाउ द जजमेंट, जजमेंट क्या होगा आपका? ओके तो हमारे पास अभी 15 डेज रहते हैं, 9th, जस्ट फॉर एन एग्जांपल 9th जुलाई से आपके फाइनल एग्जाम्स हैं और आज क्या डेट है? 18th. तो आपके पास कितने डेज हुए? मैक्सिमम 20 डेज हैं आपके पास. तो आपका बेसिक जजमेंट क्या है? आज 18 तारीख हो गई, 9 तारीख से हमारे एग्जाम्स हैं, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 20 डेज हैं. तो यू आर जजिंग द सिचुएशन के 20 डेज हैं. नाउ वी हैव टू कवर ऑल द सब्जेक्ट्स वेरी फास्ट. साइकेट्री भी पढ़ना है, एमएसएन भी पढ़ना है, फिर आपको रिसर्च भी पढ़ना है, फिर आपको कम्युनिटी भी पढ़ना है. तो चारों सब्जेक्ट आपने पढ़ने हैं. तो आप जज कर रहे हो कि इस पीरियड के विद इन these 20 days we have to complete all our syllabus for the exam. So that is known as your judgment, and judgment is a cognitive function. So your cognitive function includes your judgment, your reasoning, your attention, comprehension, concept formation, planning, and use of symbols such as numbers and letters which are used in mathematics and writing. So these all are your cognitive functions. So memory, next is your memory. A memory is a facet of cognition. It refers to the ability to recall or reproduce what have been learned or experienced. So just for your माइंड कि मेमोरी क्या होता है. बचपन में आप जब छोटे थे तो आप नानी के यहाँ जाते थे, दादी के यहाँ जाते थे, आप रिलेटिव्स के यहाँ जाते थे, वहां आप अपने और भी बाकी कजिन्स हैं उनके साथ खेलते थे. नाउ यू आर रिकॉलिंग ऑल दीज थिंग्स. आप किसी से बात कर रहे हो तो उसको बोलोगे अरे यार तुमने तो ऐसा ऐसा कुछ देखा भी नहीं है, जब हम अपनी दादी के यहाँ जाते थे ना वहाँ ये सब होता था, नानी के यहाँ जाते थे तो वहाँ हमारे बहुत सारे कजिन्स थे, सब लोग आ जाते थे हम लोगों से मिलने. तो यू आर रिकॉलिंग. तो मेमोरी क्या है? मेमोरी इज अ फेस ऑफ कॉग्निशन विच रेफर्स टू द एबिलिटी टू रिकॉल और रिप्रोड्यूस. जो आपने बचपन में किया है या जो आप ऑलरेडी लर्न कर चुके हो उसको रिकॉल करना या रिप्रोड्यूस करना with your experiences is known as memory, and it is a very important function of cognition. Now comes to the basic, or now comes to the main topic, that is delirium. So what is delirium is? It is an acute organic mental disorder which is characterized by impairment of consciousness, disorientation, disturbances in perception and restlessness. तो इसका बहुत छोटा सा तरीका है डेफिनेशन को याद करने का. जस्ट मेक अ स्क्वायर ऑन योर नोटबुक. जिस नोटबुक में आप जो भी नोट्स लिख रहे हो उस नोटबुक में एक स्क्वायर बनाओ और उस स्क्वायर के चारों तरफ 1 2 3 4 चारों तरफ लिख दो. लिख दिया आपने? हो गया? लिखा? स्क्वायर बनाया? बोलो. वेट मैम. हाँ जल्दी बनाओ.
स्क्वायर बनाओ और उस स्क्वायर के चारों कोनों पे 1 2 3 4 लिख दो। लिख के मुझे बताओ फटाफट। हो गया मैम। हो गया। अभी डेफिनेशन याद करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि जो आपने फर्स्ट लिखा है ना, नंबर 1 लिखा है, वहां लिखो इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। सेकेंड प्लेस पर लिखो डिसओरिएंटेशन। सेकेंड पॉइंट पे लिखो डिसओरिएंटेशन। थर्ड पॉइंट पे लिखो परसेप्शन। परसेप्शन। एंड फोर्थ पॉइंट पे लिखो रेस्टलेसनेस। फोर्थ पॉइंट पे लिखो रेस्टलेसनेस। हो गया? यस मैम। Okay, so now what you need to do is just in the box, within the box write impairment, right? Impairment. तो जब आप ये बॉक्स याद कर लोगे ना, आप एग्जाम में इतने इजीली लिख पाओगे ना इस चीज को, क्योंकि आपको चारों चीजें याद है, बाकी और कुछ याद रहे चाहे ना रहे, लेकिन अगर आपको मालूम है कि सपोज आपको प्रॉपर डेफिनेशन याद नहीं आ रही है कि प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, बट आपको ये चार चीजें याद है कि कॉन्शियसनेस, डिसओरिएंटेशन, परसेप्शन एंड रेस्टलेसनेस, और आपको इम्पेयरमेंट याद है, तो यू कैन इजीली राइट दैट delirium is a disorder in which a body or a which characterized by impairment in consciousness, disorientation, perception and restlessness. But basic जो main आपकी definition है वो क्या है? Delirium is an acute organic mental disorder which is characterized by impairment of consciousness, disorientation and disturbances in perception and restlessness. ये भी नहीं लिख के अगर आप लिख दोगे ना impairment in consciousness, disorientation, perception and restlessness is known as delirium. So both the definitions are correct. So this is your basic way of learning any type of definition. तो definition समझ आ गया कि if there is decrease in consciousness, patient can be subconscious or unconscious, disoriented towards time, person, place, परसेप्शन में प्रॉब्लम हो रही है, कैसे जज करना है, कैसे एज्यूम करना है, कैसे किसी चीज को रिकॉल करना है, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, एंड रेस्टलेसनेस तो यू नो ऑलरेडी, तो दैट इज नोन एज योर डेलीरियम. ओके, सो नेक्स्ट इज आपके आते हैं इटियोलॉजी. इटियोलॉजी में क्या क्या है आपके? सबसे पहले आते हैं आपके वैस्कुलर डिजीज कंडीशंस. क्या है? हाइपरटेंसिव, अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है, इंट्राक्रेनियल हेमरेज है, एंसेफेलोपैथी है, तो दैट कैन लीड्स टू डिमेंशिया, सॉरी नॉट डिमेंशिया, डेलीरियम. देन इन्फेक्शंस है, एंसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस. देन पेशेंट को ट्यूमर है किसी भी तरीके का, या ड्रग टॉक्सिफिकेशन है, किसी भी ड्रग की वजह से पेशेंट को एलर्जीज हैं, या फिर विथड्रॉवल सिंड्रोम है, इनकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को डेलीरियम होगा. तो क्या क्या कॉजेज है? हाइपरटेंशन, एंसेफेलोपैथी, इंट्राक्रेनियल हेमरेज, एंसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस, नियोप्लाज्म और ट्यूमर्स, देन क्रॉनिक इंटॉक्सिफिकेशन, विथड्रॉवल सिंड्रोम. देन आता है आपका सबड्यूरल एंड एपिड्यूरल हिमेटोमा, कंट्यूजन्स, लीजरेशंस, पोस्ट ऑपरेटिव हीट स्ट्रोक, पोस्ट ऑपरेटिव स्ट्रोक और हीट स्ट्रोक, एंड विटामिन डेफिशिएंसी, डायबिटीज, शॉक, यूरेमिया. ये सारे हैं आपके साइन इटियोलॉजिकल फैक्टर और कॉजेज. क्या क्या कॉजेज है एक बार जस्ट फिर से देख लेते हैं. हाइपरटेंशन, एंसेफेलोपैथी, इंट्राक्रेनियल हेमरेज, एंसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस, ट्यूमर, क्रॉनिक इंटॉक्सिकेशन, विथड्रॉवल सिंड्रोम, subdural and epidural hematoma, contusions, lacerations, post-operative stroke, heat stroke, vitamin deficiency, diabetes, shock, uremia, hepatic failure. These are the clinical etiological factors. नेक्स्ट आता है आपका क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स. तो क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स में क्या आएगा? अनकॉन्शियसनेस और इम्पेयरमेंट इन द कॉन्शियसनेस, देन ड्राउजीनेस होगा, कोमा होगा, डिफिकल्टी इन मूड शिफ्टिंग होगा, पेशेंट का मूड चेंजेस होंगे बहुत ज्यादा,
फोकस नहीं होगा, अटेंशन डेफिसिट होगा और सस्टेन्ड डेफिशिएंसी होगा पेशेंट को, पेशेंट वोंट बी एबल टू रिकॉल द मेमोरीज, इल्यूजन्स होंगे, हेलुसिनेशंस होंगे पेशेंट को, विजुअल हेलुसिनेशंस होंगे, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होंगे, मतलब पेशेंट को अपने आप ही कुछ कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ कुछ सुनाई दे रहा है, जो चीजें वहां प्रेजेंट नहीं है वो भी दिखाई दे रही हैं, वो भी सुनाई दे रही हैं, तो दैट इज नोन एज विजुअल एंड परसेप्चुअल हेलुसिनेशंस। देन इम्पेयरमेंट ऑफ थिंकिंग, इम्पेयरमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, मैंने जो आपको फर्स्ट कोग्निटिव फंक्शंस बताए थे ना, जजमेंट, परसेप्शन, मेमोरी, इनसाइट, फिर कोग्निटिव एबिलिटीज, फिर थिंकिंग, ये सारे के सारे आपके डिस्टर्बेंसेस हो जाएंगे इन सब में, यानी कि इम्पेयरमेंट ऑफ थिंकिंग, कॉम्प्रिहेंशन, प्लानिंग, वर्क प्लानिंग कैसे करना है, फिर नॉलेज कैसे गेन करना है, मेमोरी लूज हो जाएगा, तो ये सारे के सारे आपके साइन एंड सिम्टम्स होंगे। तो क्या क्या है, अनकॉन्शियसनेस होगा या पेशेंट को सबकॉन्शियसनेस होगा, ड्राउजीनेस होगा, कोमा होगा, डिफिकल्टी इन शिफ्टिंग होगा, मूड चेंजेस होगा पेशेंट को, फिर डिफिकल्टी इन अटेंशन होगा और अटेंशन डेफिसिट होगा, इल्यूजन्स होंगे, फिर विजुअल हेलुसिनेशंस होंगे, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होंगे पेशेंट को, इम्पेयरमेंट ऑफ थिंकिंग होगा, कॉम्प्रिहेंशन होगा, इम्पेयरमेंट ऑफ इमीडिएट मेमोरी लॉस होगा, फिर रिएक्शन टाइम इंक्रीज हो जाएगा पेशेंट का। तो ये सारे आपके कोग्निटिव फंक्शन इम्पेयरमेंट होगा और साइन एंड सिम्टम्स होंगे। नेक्स्ट आएगा आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस में बेसिकली हम क्या करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। तो हिस्ट्री कलेक्शन में यहाँ पर आपका कोग्निटिव हिस्ट्री आएगा, कंप्लीट कोग्निटिव हिस्ट्री। तो कंप्लीट कोग्निटिव हिस्ट्री में आपने क्या क्या करना है, पेशेंट को यू हैव टू आस्क द पेशेंट के आप पेशेंट ओरिएंटेड है या नहीं है टाइम पर्सन प्लेस के लिए। वो अगर हॉस्पिटल में आया है तो आप उसको पूछोगे आप किसके साथ आए हो, कहाँ आए हो, या ये टाइम क्या है, तो आप उससे ओरिएंटेशन पूछोगे कि आपको समझ आ रहा है कि आप किसके साथ आए हो, आपको समझ आ रहा है आप कहाँ हो, आप टाइम क्या हुआ है, वॉच देखो टाइम क्या हुआ है, डे है नाइट है, डे में कितना बजा है, नाइट है तो कितना बजा है। तो ये आपने ओरिएंटेशन पूछना है। फिर पेशेंट का कॉन्शियस लेवल चेक करना है कि पेशेंट कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है या सब कॉन्शियस है। फिर पेशेंट रिएक्ट कर रहा है टुवर्ड्स स्टिमुलाइज के लिए या नहीं कर रहा है, पेशेंट की विजुअल इम्पेयरमेंट तो नहीं है। आपने पेशेंट को पूछना है कि मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करानी है आपने, जस्ट फॉर जस्ट सिंपल 2 + 2 = 4, ये जस्ट फॉर चेकिंग फॉर द कोग्निटिव फंक्शंस आपने करना है। फिर मेमोरी रिकॉल कराना है कि आपको पहले का कुछ याद है, ब्रेकफास्ट में क्या किया था आपने, लंच में क्या खाया है, कल ब्रेकफास्ट में क्या खाया था। ये आपने जस्ट कोग्निटिव फंक्शन एबिलिटी टेस्ट करना है पेशेंट का, दैट इज मेंटल एग्जामिनेशन। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करना है। फिर न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है, हिमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है पेशेंट का, किसी टाइप का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं है पेशेंट को, क्योंकि इंसेफेलाइटिस की वजह से भी डेलीरियम है। तो पेशेंट को सारे के सारे एग्जामिनेशन हिमेटोलॉजिकल टेस्टिंग करना है फॉर ईएसआर एलिवेशन। देन ब्लड टाइपिंग करना है, ब्लड ग्लूकोज चेक करना है, ईएसआर, सीबीसी, यूरिन एग्जामिनेशन, ये सब आपने पेशेंट को चेक कराना है। फिर सीटी स्कैन करना है, एक्सरे करना है, एमआरआई, एनसेफेलोग्राम, ये सब आपने चेक करना है। देन ट्रीटमेंट, मैं जल्दी जल्दी आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपका ये टॉपिक हो चुका है, बट फिर भी अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप दोबारा मुझे बोल